चलिए आज हम लोग नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं एक, और चैप्टर का नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, है ना। तो छोटा सा चैप्टर है और इसमें कुछ जो बातें डिस्कस हम लोगों को करनी है वो है कि बॉडीज़ के अंदर जो उनका इलास्टिक बिहेवियर होता है उसको डिस्कस करना होता है मेनली इस चैप्टर में। चलिए शुरू करते हैं। पहले एक इंट्रोडक्शन समझते हैं कि क्या क्या सीख रहे होंगे इस चैप्टर में। तो होता क्या है कि जो रिजिड बॉडीज़ हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से बंधे रहते हैं, ठीक है। तो अब जैसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, कोई ब्लॉक है, ब्लॉक के अंदर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से बंधे हुए हैं, और जब कभी भी ये जो बॉडी होगा उसका स्ट्रक्चर को चेंज करने की कोशिश किया जाएगा, तो ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से बंधे हुए हैं मॉलिक्यूल्स वो स्ट्रक्चर में चेंज को रेजिस्ट करते हैं, है ना। अब जैसे मान लो कोई रॉड ही है, रॉड एकदम क्रॉस सेक्शन नेग्लिजिबल माने एकदम लाइन है ऐसा, है ना, तो उसके जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक दूसरे से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से बंधे होंगे। तो अगर हम रॉड को खींचना चाहें, उसका लेंथ चेंज करना चाहें, तो वो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो रेजिस्ट करेंगे, है ना, कि लेंथ चेंज ना हो, पकड़ के रखे रहेंगे। तो हर सिस्टम अपने एक स्टेबल स्टेट में इस तरह से रहता है। ये जो सेपरेशन है, इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन, ये जो भी उसका स्टेबल स्टेट होगा, जितने सेपरेशन पे मॉलिक्यूल्स रहने पर सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेंगे उतने सेपरेशन पे मॉलिक्यूल्स बैठे रहते हैं। फिर अगर वही सेपरेशन बिगाड़ोगे तो एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, सिस्टम का एनर्जी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा अनस्टेबल की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो सिस्टम चाहेगा अपने मिनिमम एनर्जी स्टेट की तरफ आना, तो इसलिए वो रेजिस्ट करता है। पहले हम लोग जब पढ़ते थे न्यूटन्स लॉ, तो उसमें कहते थे कि जो रॉड है या जो धागा है वो एकदम इनएक्सटेंसिबल है, उसका लेंथ चेंज नहीं हो सकता, लेकिन वो आइडियल केस पढ़ते थे, है ना। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल बातें करने जा रहे हैं। प्रैक्टिकली क्या होता है, लेंथ चेंज होता है। कोई रिजिड बॉडी भी है तो उसको अगर हम फोर्सेस लगाएंगे उसके ऊपर तो उसका स्ट्रक्चर चेंज होगा, थोड़ा ही सही, लेकिन कुछ होता है। तो स्ट्रक्चर चेंज भी होता है, और फिर जब उसको छोड़ा जाए, मान लो कोई रॉड है, उसको खींचें तो उसका लेंथ चेंज भी होगा, और जब छोड़ेंगे तो वो वापस भी आता है। प्रैक्टिकली ऐसा होता है। आइडियली वहाँ हम लोग कहते थे कि उसका लेंथ फिक्स है, जितना है उतना है, चेंज नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा चेंज भी होता है और छोड़ने पर वो वापस भी आता है ना। तो ये जो बिहेवियर है कि ये जो प्रॉपर्टी है बॉडीज़ का कि वो अपना स्ट्रक्चर में चेंज जब कर दो, डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के उनका स्ट्रक्चर बिगाड़ दिया जाए, डिफॉर्म कर दिया जाए, तो जब वो छोड़ा जाता है तो वापस आते हैं। तो ये वापस लाने वाला जो प्रॉपर्टी है, इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं, ये उसका इलास्टिसिटी, ये इसका इलास्टिक प्रॉपर्टी है ना। उस तरह के बॉडीज को कहते हैं ये इलास्टिक बॉडी की वापस आ गया। अगर कोई बॉडी ऐसा है कि उसको डिफॉर्म किया जाए और छोड़ा जाए और वो वापस बिल्कुल भी ना आए, तो बोलते हैं कि ये प्लास्टिक बॉडी है ना, प्लास्टिक बिहेवियर शो कर रहा है। इलास्टिक और प्लास्टिक ये दो अपोजिट चीज़ें हो गई, है ना। कैसी बॉडी को बोलेंगे कि ये परफेक्टली इलास्टिक है। इलास्टिक ऐसा होगा कि जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाया जाए, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने पर तो डिफॉर्म करेगा ही बॉडी, लेकिन जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाया जाए इमीडिएटली और कंप्लीटली अपने ओरिजिनल स्ट्रक्चर में वो वापस आ जाए। इमीडिएटली आ जाए मतलब तुरंत आ जाए, और कंप्लीटली आ जाए, ऐसा नहीं कि डिफॉर्मेशन रह गया थोड़ा बहुत, नहीं, पूरा अपने ओरिजिनल स्ट्रक्चर में वापस आ जाए, तो बोलते हैं कि ये परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है। और परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी कैसा होगा, तो जैसा नहीं गीली मिट्टी होती है जिसके बर्तन बनते हैं, है ना, तो उसको जैसा शेप में डिफॉर्म करके छोड़ दो वैसा ही रहता है, तो बिल्कुल भी रिस्टोर नहीं करता, बिल्कुल भी अपने ओरिजिनल स्ट्रक्चर पे वापस नहीं आता है, तो बोलते हैं वो परफेक्टली प्लास्टिक है। जनरली जो सारी बॉडीज होती हैं वो बीच में होती है ना, परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली प्लास्टिक के बीच के होते हैं सारी बॉडीज, है ना। कि मतलब जब डिफॉर्म करके छोड़ते हैं तो वापस आते हैं, लेकिन 100% नहीं आए, थोड़ा बहुत कम हो, तो जनरली ऐसा देखा गया, है ना। अच्छा, ये जो हम कह रहे हैं कि डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के बॉडी का स्ट्रक्चर बिगाड़े, है ना, तो जब भी किसी बॉडी के ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्सेस लगा के उसका स्ट्रक्चर बिगाड़ते हैं, तो जो रेजिस्टिव फोर्स उसके अंदर डेवलप होता है वापस खींचने वाला, है ना। सिंपल एग्जांपल से अगर समझें तो रॉड है, रॉड को जब ऐसे खींचा जाएगा बाहर की तरफ, उसका लेंथ बढ़ाने की कोशिश किया जाएगा, बाहर की तरफ खींचेंगे, तो रेजिस्ट करने के लिए जो वापस खींचने वाला जो फोर्स उसके अंदर डेवलप होता है, इंटरनल जो टेंशन डेवलप होता है ना, वही फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग स्ट्रेस कहते हैं।
जो उसके अंदर रीफॉर्मिंग फोर्स डेवलप हुआ है पर यूनिट एरिया, उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेस। अब जब हम कह रहे हैं ये पर यूनिट एरिया, तो कौन वाला एरिया, कौन सा एरिया, थोड़ा उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। स्ट्रेस को भी 3 तरह से कैटेगराइज कर लिया गया, कितने कितने तरह के स्ट्रेस होते हैं, थोड़ा उसको देखा जाए, है ना। तो देखिए, एक होता है नॉर्मल स्ट्रेस, या इसी को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बुलाएंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बुलाएंगे, है ना। या अभी बनाते हैं इसको, डायग्राम बना के दिखाते हैं क्या होता है ये। एक होगा हाइड्रोलिक स्ट्रेस, या इसी को वॉल्यूम स्ट्रेस भी कहते हैं। अभी हम इसको हाइड्रोलिक लिख दे रहे, हाइड्रोलिक स्ट्रेस। और एक होता है शियर स्ट्रेस, शियरिंग स्ट्रेस, है ना, शियरिंग स्ट्रेस। क्या क्या होते हैं थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए कि जो बॉडी है, मान लीजिए ऐसा कोई बॉडी है और इसका कोई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के नॉर्मल डायरेक्शन में अगर डिफॉर्मिंग फोर्सेस लगाए जाए। अब जैसे ये जो एरिया है ऐसा है, फ्लैट है, इस एरिया के परपेंडिकुलर इधर की तरफ, एरिया का नॉर्मल इधर होगा ना, ये सरफेस एरिया ऐसा है, इसका परपेंडिकुलर एक डिफॉर्मिंग फोर्स से ऑब्वियसली दोनों तरफ से खींच रहे हैं, इधर भी खींच रहे हैं, है ना। तो इस केस में इसके अंदर जो रेजिस्टिव फोर्स डेवलप होगा वही फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कितना हो गया? अच्छा, जितने फोर्स से खींच रहे हो, इक्विलिब्रियम अगर है तो उतना ही फोर्स से इंटरनल फोर्स भी तो डेवलप हो रहा होगा ना, तब ना ये एरिया रेस्ट पे रहेगा। आगे खींच रहे पीछे भी उतना ही फोर्स डेवलप होगा। तो इस केस में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हो गया F/A, है ना, F, और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिस एरिया के परपेंडिकुलर इसको खींच रहे हैं ना, सरफेस एरिया, तो F/A हो गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। अच्छा, इसी में दो बुलाते हैं कभी कभी, है ना, बुक्स वगैरह में देखोगे तो दो लिखा रहता है। एक होता है क्या, टेंसाइल स्ट्रेस, और एक होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो वो क्या होता है कि जैसे इसको खींच रहे हैं ना, तो एक टेंशन जैसा इसके अंदर डेवलप होगा, तो इसको टेंसाइल स्ट्रेस बुला दिए। अब इसी नॉर्मल को ऐसे पुश कर रहे होते F फोर्स से और F फोर्स से, तो उस केस में जो स्ट्रेस लिखते हैं उसको बोलते थे कंप्रेसिव स्ट्रेस, कि कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं बाहर से, डिफॉर्मिंग फोर्स ऐसा है जो कंप्रेस कर रहा है, तो उसी को कंप्रेसिव होगा। इतना ही F/एरिया, उसका नाम दो रख दिए, एक बोल दिए टेंसाइल, एक बोल दिए कंप्रेसिव, सिर्फ इसके लिए कि डिफॉर्मिंग फोर्स कैसा है, बाहर की तरफ लग रहा है कि अंदर की तरफ, है ना। अच्छा, एक होता है हाइड्रोलिक स्ट्रेस, या इसी को कहते हैं वॉल्यूम स्ट्रेस। तो वॉल्यूम स्ट्रेस क्या होता है कि मान लीजिए कोई बॉडी है ना, उसके हर पॉइंट पे सरफेस एरिया के नॉर्मल फोर्स लगाया जाए, है ना, ऐसा हर पॉइंट पे सरफेस एरिया के नॉर्मल, जैसा कि कब होता है, जब किसी बॉडी को लिक्विड में ड्रॉप किया जाए, तो लिक्विड उसको हर पॉइंट से अंदर ढकेलता है ना, तो इसीलिए इसके नाम में ही हाइड्रोलिक स्ट्रेस लिख दिया गया कि हर सरफेस के हर पॉइंट। अब यहां सरफेस के हर पॉइंट पे नहीं खींच रहे थे, केवल क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर ऐसे खींच दिए, तो लॉन्गिट्यूडनल लेंथ के अलोंग खींच दिए। यहां क्या है, इसके पूरे सरफेस पे अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है ना, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रेस। ये कितना होगा, तो जितना फोर्स से इसको कंप्रेस, मतलब ऐसे दबाने की कोशिश कर रहे हैं, अपॉन एरिया, है ना, तो यही फोर्स अपॉन एरिया तो प्रेशर कहलाता है कि नहीं। फ्लूइड मैकेनिक्स में सीखा जाएगा आगे के चैप्टर में, लेकिन आप इतना तो समझ ही रहोगे कि सरफेस के हर पॉइंट को अंदर की तरफ जितने फोर्स से प्रेस कर रहे हैं वही फोर्स अपॉन एरिया, यही तो प्रेशर होता है। तो एक्चुअली ये P लिखा जाएगा, हाइड्रोलिक स्ट्रेस को हम लोग प्रेशर लिखा जाएगा कि आसपास ये जो लिक्विड है या जो भी चीज़ है, एटमॉस्फेयर है या लिक्विड है, उसका प्रेशर कितना है, तो हाइड्रोलिक स्ट्रेस P लिखा जाएगा। ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल हाइड्रोलिक। अब इसकी बारी, शेयरिंग स्ट्रेस क्या होता है। तो देखो, ये भी एक तरह का डिफॉर्मिंग फोर्स के द्वारा डेवलप हुआ स्ट्रेस होता है। कैसे, देखो, मान लीजिए कि कोई ऐसा बॉडी है ना, मान लीजिए कोई क्यूबॉइड है इस तरह का, ठीक है, एक क्यूबॉइड है। अब इसका ये जो ऊपर वाला सरफेस है, उस सरफेस के टेंजेंशियली खींचा जाए एक फोर्स F लगा के,
सरफेस के टेंजेंशियल, ये दोनों क्या था, क्रॉस, ये था क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर, ये भी था सरफेस के परपेंडिकुलर, नॉर्मल था ना, ये दोनों नॉर्मल थे। और ये कौन सा है, ये टेंजेंशियल है, सरफेस के टेंजेंशियल खींच रहे। तो इसको इस केस में जो इसके अंदर रिस्टोरिंग अपना स्ट्रक्चर वापस लाने के लिए जो एक स्ट्रेस डेवलप होगा उसको शियरिंग स्ट्रेस कहते हैं। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर कैसा, किस तरह से बिगाड़ रहे हैं हम, जैसे इसका तो लेंथ बढ़ा रहे थे नहीं खींच के, इसका वॉल्यूम में चेंज ला रहे थे, वॉल्यूम कम करने की कोशिश कर रहे थे, या बाहर खींचेंगे तो वॉल्यूम ज़्यादा करने की कोशिश। इसमें क्या है, कैसा बिगड़ रहा होगा स्ट्रक्चर, तो देखो ये क्यूबॉइड है, ऊपर वाला फेस को हम टेंजेंशियली ऐसे खींच रहे हैं, मान लो नीचे वाला यहीं पे फिक्स कर दें, ऊपर वाले को टेंजेंशियली खींचे, तो क्या होगा, ऊपर वाला जो फेस है ना वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा। तो स्ट्रक्चर इसका कैसा हो जाएगा, देखो थोड़ा सा ये आगे बढ़ गया तो ऊपर वाला फेस ऐसा हो गया, देखो नया डायग्राम में दिखा रहे हैं, है ना, ऐसा कुछ। पहले क्या था, डॉटेड से बना दे रहे हैं, पहले ये वाला जो लाइन दिख रहा है वो सीधा था ऐसे और ऐसे, ऐसे था पहले, ऐसे था ना क्यूब, पहले ये जो डॉटेड दिखा रहे हैं ऐसा क्यूब था। ऊपर वाले सरफेस को जब आगे खींच लेंगे, नीचे वाला मान लो वहीं फिक्स करके ऊपर वाले को खींच लें, तो नया ये जो सॉलिड लाइन से बना है वैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका, आगे का ये ऐसे चला जाए, झुक जाएगा, टिल्ट कर जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरह का ये स्ट्रेस होता है। तो हाइड्रोलिक स्ट्रेस होगा कितना, लिखेंगे कितना, अब जैसे यहाँ P लिख दिए, प्रेशर कितना है, तो यहाँ लिखते हैं ये जो फोर्स है अपॉन ये वाला एरिया, ये भी F/A है, तो लेकिन एरिया कौन सा, ये एरिया जिस एरिया की टेंजेंशियली खींच रहे हैं, तो F/A, तो ये बोलते हैं शियरिंग स्ट्रेस। तीन तरह का स्ट्रेस हो गया। अब एक लॉ है हुक्स लॉ, जो स्ट्रेस और स्ट्रेन में आपस में रिलेशन बताता है। अच्छा, पहले स्ट्रेन बताते हैं क्या है। ये तो स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन क्या होगा लिख दे रहे, ये स्ट्रेस था ना, इस केस में स्ट्रेन क्या होगा, देखो तीनों में अलग अलग स्ट्रेन लिखने का अलग अलग तरीका है तीनों में। स्ट्रेन होता है कि जब कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया गया बॉडी पर, तो उसके स्ट्रक्चर में जो चेंज आया, फ्रैक्शनल चेंज इन इट्स स्ट्रक्चर। फ्रैक्शनल चेंज मतलब क्या, लेंथ में अगर चेंज आया है तो लेंथ में चेंज पर यूनिट लेंथ कितना हुआ, वॉल्यूम में अगर चेंज आया है तो वॉल्यूम में चेंज पर यूनिट वॉल्यूम कितना हुआ। जैसे यहां लिख रहे, देखो ऐसे खींच रहे लेंथ के अलाउंग, तो स्ट्रेन होगा इसके लेंथ में चेंज अपॉन इसका ओरिजिनल लेंथ, मतलब पर यूनिट लेंथ कितना चेंज आया, है कि नहीं। ये स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं होगा, ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है ना, डायमेंशन लेस यूनिट लेस क्वांटिटी है, लेकिन इसका यूनिट होता है नहीं, स्ट्रेस का फोर्स अपॉन एरिया है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है कि नहीं। चलिए अब इसमें स्ट्रेन, ये तो स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन, तो अब तो वॉल्यूम में चेंज आने वाला है इसमें, तो क्या लिखेंगे, स्ट्रेन वॉल्यूम में चेंज पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। उस तरह से इसमें स्ट्रेस ये है शियर वाले में, इसमें स्ट्रेन देखो कैसे लिखा गया है ना, स्ट्रेन ऐसे लिखा गया इसमें कि ऊपर वाले सरफेस को जब खींचा जाएगा तो ये वाला सरफेस थोड़ा सा आगे बढ़ गया। हम इसी में डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं नया, मान लो डॉटेड लाइन से बनाएं कि फाइनली क्या हो गया, तो ऊपर वाला थोड़ा सा आगे निकल गया, तो ये जो स्ट्रेट वर्टिकल सरफेस था इधर वाला वो ऐसे झुक जाएगा थोड़ा, है ना। तो हम इसको ऐसे बना दे रहे हैं डॉटेड लाइन से, ऐसे थोड़ा सा झुक गया और ये ऐसे हो गया, ये भी थोड़ा आगे निकल गया, ये फेस यहाँ तक आ गया, सॉरी वर्टिकल नहीं है, ऊपर वाला जो फेस है थोड़ा आगे निकल आया, देखो ये डॉटेड लाइन से बना दिए, ये चीज़ इतना, ये डॉटेड वाला ऊपर वाला फेस यहाँ से थोड़ा आगे निकल आया ना, और फिर ये जो लाइन है ये ऐसे होगा और ये ऐसे, है ना, तो कुछ ऐसा हो जाएगा शेप। तो ये कितने एंगल से झुका है, ये थीटा, यही स्ट्रेन कहलाता है। ऑब्वियसली जैसे कि ये दोनों यूनिटलेस थे, थीटा भी तो यूनिटलेस डायमेंशनलेस होता है ना, जो एंगल होता है दैट इज ऑल्सो ए रेशियो, नहीं आर्क लेंथ अपॉन रेडियस कहते थे ना, तो वो भी डायमेंशनलेस होता है। और देखो कैसे बोलते हैं, और कैसे इसको लिख सकते थे, कहते हैं कि ये कितना लेंथ आगे बढ़ा, ये डेल्टा एक्स है, अगर ये चीज डेल्टा एक्स है, अगर क्या कौन सा चीज
ऊपर वाला ये जो लाइन है ना, जब ऊपर वाला सरफेस आगे बढ़ेगा तो ये जो लाइन है ये वाला, ये भी तो आगे यहाँ आ जाएगी ना। तो ये लाइन यहाँ से यहाँ आ गई, कितना आगे बढ़ गई, ऊपर वाला सरफेस कितना आगे बढ़ गया। अगर वो डेल्टा एक्स है और ये हाइट अगर एच है ना, तो यही चीज डेल्टा एक्स अपॉन एच होता है एक्चुअली, डेल्टा एक्स अपॉन एच। और फॉर स्मॉल डेल्टा एक्स, अगर ये बहुत छोटा है, जो कि होगा ही ना, सॉलिड कोई बॉडी है, उसका ऊपर वाले सरफेस को ऐसे टेंजेंशियली ढकेला जाए तो क्या बहुत आगे निकल जाएगा क्या? नहीं ना, रिजिड बॉडीज की बात हो रही है, बहुत छोटा होता है ये बहुत छोटा है एच के कंपेरिजन में, तो ये चीज रेशियो बहुत छोटा होगा। तो इस एंगल का tan थीटा इज डेल्टा एक्स अपॉन एच, देखो ये डेल्टा एक्स अपॉन एच, तो tan थीटा इज डेल्टा एक्स अपॉन एच, और सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल इसलिए tan थीटा को थीटा लिख सकते हैं। दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एच, जो कि यहां दिख रहा है, थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एच। तो स्ट्रेन है तो वैसे डेल्टा एक्स अपॉन एच, लेकिन इसी को हम लोग थीटा भी लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज tan थीटा है, और फॉर वेरी स्मॉल थीटा tan थीटा इज सेम एज थीटा, यहां थीटा लिख दिए। चलिए, तो ये हो गया स्ट्रेस और स्ट्रेन इन तीनों केसेस में कितना कितना होता है, लिख दिए। आगे हुक्स लॉ के बारे में बात करते हैं। तो एक साइंटिस्ट थे जिनके नाम पे हुक्स लॉ उनका लॉ है। हुक्स लॉ में उन्होंने कहा कि जो ये स्ट्रेस और स्ट्रेन होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। मतलब हम कह रहे हैं कि जितने फोर्स से आप इसको खींचते हो, उस अगर वो फोर्स डबल कर दें, मतलब अगर स्ट्रेस डबल कर दें, तो उसमें जो डेल्टा एल प्रोड्यूस होगा, लेंथ में जो चेंज होगा वो भी डबल हो जाएगा, स्ट्रेन भी डबल हो जाएगा, है ना। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन में एक ये रिलेशन है। उन्होंने कहा कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यही हुक्स लॉ है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई अगर किया जाए तो स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट अगर k है तो k टाइम्स स्ट्रेन होगा, ठीक है। अब ये जो k लिखा हुआ है, ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसका एक नाम रखा गया, इसको कहे कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये इलास्टिसिटी को मेजर कर रहा है बॉडी के, ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है ना, ये जो k लिखा हुआ है यहां पे। अब इन तीनों केसेस में तीन तरह के स्ट्रेस और स्ट्रेन लिखे हुए हैं, तो तीनों में स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो तीनों में ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, इनका अलग अलग नाम रख दिया गया। देखो क्या क्या, यहां पे स्ट्रेस मतलब F बाई ए इज इक्वल टू ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन लिखने जा रहे हैं। तो यहां पर जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट उसको y, कैपिटल Y से डिनोट करते हैं, इनटू स्ट्रेन मतलब डेल्टा एल बाई एल। ये जो y लिखा हुआ है ये होता है, इसको बुलाते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। नाम सबका अलग अलग रख दिए। ये क्या हो गया? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अच्छा, इसमें आते हैं P स्ट्रेस है इज इक्वल टू, ये होता है कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बीटा इनटू स्ट्रेन डेल्टा V बाई V। इसको बोलते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, है ना, नाम रख दिए। ये हो गया यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बीटा हो गया बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और यहां पर स्ट्रेस मतलब F बाई ए इज इक्वल टू, ये ईटा से डिनोट कर रहे हैं, ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है इनटू थीटा, ये चीज लिखा जाता है। यहां पर ये जो ईटा लिखा हुआ है इसका नाम रखा गया मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, है ना। इन तीनों का नाम भी पता रखना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में तो ऐसे लिख के देगा कि बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इतना था, तो आपको समझना होगा ना कि कौन सा है। ये यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यहाँ पर ये जो बीटा ये बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और यहाँ जो ईटा लिखा है ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहलाता है, ठीक है। तो ये तीन मॉडुलस हो गए, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तीन तरह का। तो बेसिक देखो यही बातें हैं, और फिर इन पे क्वेश्चंस आते हैं कि कभी किसी क्वेश्चन में यंग्स मॉडुलस दे देगा और पूछेगा कि इतना फोर्स लगा के खींचे कितना इलोंगेशन होगा बताइए, है ना। कुछ क्वेश्चंस करते हैं और फिर आगे देखते हैं। इसको हटाते हैं।
चलिए देखिए, ये कोई रॉड है। सबसे पहले तो इसकी लेंथ में चेंज कितना होगा अगर कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया जाए, लॉन्गिट्यूडनल फोर्स लगाया जाए, देखिए कैसा होगा। तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इसके परपेंडिकुलर ऐसे खींच रहे हैं F4 से, ये एरिया A है, दोनों तरफ से F4 से खींचे, ठीक है। एक रॉड है, इसका लेंथ L था, यंग्स मॉडुलस Y गिवन है। तो क्वेश्चन लिख दीजिए फाइंड इलोंगेशन इन द रॉड। तो कैसे करें, तो ये तो बड़ा आसान है, स्ट्रेस इज इक्वल टू Y टाइम्स स्ट्रेन, है ना। स्ट्रेस मतलब F बाई A इज इक्वल टू Y टाइम्स डेल्टा L बाई L। यहां से डेल्टा L आ जाएगा, है ना, Y इंटू L अपॉन F इंटू L अपॉन A इंटू Y। हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें एक और चीज सीख लिया जाए यहीं पर, है ना। देखो क्या, इसको ऐसे लिख रहे हैं हम, F इज इक्वल टू Y A बाई L इंटू डेल्टा L, है कि नहीं। तो F इज इक्वल टू दिस कॉन्स्टेंट, ये सब तो इस रॉड के लिए कॉन्स्टेंट है ना, कुछ Y क्या है इसका, यंग्स मॉडुलस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, L क्या है इसका ओरिजिनल लेंथ जो था, तो Y A बाई L इंटू डेल्टा L, है ना। F इज इक्वल टू इतना। तो ये वैसा ही है जैसा कि कोई स्प्रिंग होता और उसको F4 से खींच रहे होते, तो उसमें कोई पूछता इलॉन्गेशन बताइए, तो हम क्या लिखते हैं, F इज इक्वल टू के एक्स, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K होता, K डेल्टा एक्स लिखते हैं, तो डेल्टा एक्स F बाई के आंसर होता है। जैसे यहाँ पे F अपॉन इतना इसका आंसर है। तो हम लोग कंपेयर कर, इसको जैसा डायग्राम बना दें, इधर भी खींच दें, चलो ऐसा कुछ, तो हम लोग कंपेयर कर लिया जाएगा आपसे। कभी भी ऐसे पता करना होगा कि लेंथ कितना चेंज हुआ, या ऐसी कोई बात हो कि इसके अंदर कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा, सही बात है ना। जैसे स्प्रिंग को खींचते थे तो रिस्टोरिंग से ये भी खींचता था, वैसे ये भी रॉड भी रिस्टोरिंग फोर्स से खींच रहा है, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होता था हाफ के एक्स स्क्वायर, इसके अंदर भी कुछ पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगा, कितना होगा, तो अब कंपेयर कर लिया जाए, सीधा सीधा आंसर लिखा जाएगा, है कि नहीं। अब जैसे कि कंपेयर करो, तो जे F इज इक्वल टू के एक्स होता था ना, इसके अंदर टेंशन जो डेवलप होता था, इसके अंदर कितना हो रहा है, इतना इंटू इलोंगेशन, ये K इंटू इलोंगेशन, मतलब स्प्रिंग में जहां K होता था वहां पे रॉड वाले केस में Y A बाई L होता है। तो ऐसे सोचो कि रॉड कभी भी दिया होगा तो हम उसकी जगह सोचेंगे यहां पर स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट Y A बाई L है, फिर स्प्रिंग की तरह से सॉल्व करेंगे। स्प्रिंग तो बहुत सॉल्व किया हम लोग न्यूटन्स लॉ वाले उसमें चैप्टर में, नहीं, इलोंगेशन एनर्जी सब लिख ही सकते हैं इसका, तो वैसे इसको भी किया जाएगा। बस इतना ध्यान रखा जाए कि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट Y A बाई L लिखा जाएगा। चलिए, तो यहां से डेल्टा L विल बी F बाई K वेयर K इज Y A बाई L, आंसर हो गया। चलिए, अच्छा, तो नेक्स्ट मान लीजिए कि ये छत से हैंग कर दिए, है ना, एक ब्लॉक हैंग कर दिए, ये एक वायर है, ये एक वायर है जिसका यंग्स मॉडुलस है Y, लेंथ है L और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, एक M मास का ब्लॉक हैंग कर दिया और लाइट वायर है ना, पतला सा लाइट वायर है, मतलब इस M के कंपैरिजन में बहुत छोटा है तो उसको लेने की जरूरत नहीं, बस ऐसा है। कोई कहे कि आप बताइए कि इस वायर में कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, तो क्या करें, तो पहले तो इसका इलोंगेशन निकाल लिया जाए, तो इस mg इधर kx उधर, इस ब्लॉक का एफबीडी बनाएंगे, तो ये स्प्रिंग की तरह से इसको सोचेंगे ना, इसको एक स्प्रिंग की तरह से सोचेंगे कि जैसे स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k इज इक्वल टू Y A बाई L, ऐसा सोचेंगे। m मास हैंग किए तो kx ऊपर mg नीचे, तो इलोंगेशन इसमें कितना आया, डेल्टा x इज इक्वल टू कितना, mg अपॉन k, मतलब Y A बाई L इलोंगेशन हुआ। तो इसमें एनर्जी कितना स्टोर हो गया, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के Y A बाई L इंटू डेल्टा एक्स का स्क्वायर, मतलब mg अपॉन Y A बाई L का स्क्वायर, ये भी ना,
mg अपॉन ये पूरा डेल्टा एक्स पूरा है ना ये, तो डेल्टा एक्स का स्क्वायर। तो हो गया, ये चीज़ आंसर हो जाएगा। तो एक वाई ए बाई एल कटा देंगे, मतलब जो भी है इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ गया होगा क्या कह रहे हैं। वायर को हम लोग अब स्प्रिंग की तरह से ट्रीट कर लिया जाएगा, ठीक है कि नहीं। अच्छा चलिए एक और चीज़ बताते हैं, देखो एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर और कैसे कैसे लिखते हैं। तो एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर विल बी हाफ के एक्स स्क्वायर, है ना। एनर्जी स्टोर्ड, ये देखो क्या हो गया, हाफ के एक्स इंटू एक्स, ऐसे लिख सकते हैं, है कि नहीं। U इज इक्वल टू के एक्स क्या है, उसके अंदर जो टेंशन डेवलप हुआ है, तो ये क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ टेंशन उसके अंदर जो डेवलप हुआ है। अच्छा जो स्ट्रेस होता है वो होता है जो टेंशन डेवलप हुआ अपॉन एरिया, है ना। तो टेंशन कितना डेवलप हुआ, स्ट्रेस इनटू एरिया, बोलो सही है ना। अगर हम लिखना चाहें स्ट्रेस इज इक्वल टू टेंशन अपॉन एरिया, तो टेंशन कितना, स्ट्रेस इनटू एरिया। तो के एक्स क्या है, उसके अंदर जो टेंशन डेवलप हुआ है, तो उसको लिख दिए स्ट्रेस टाइम्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और ये क्या है, इलोंगेशन। इलोंगेशन क्या होता है, अच्छा स्ट्रेन अगर लिखते कभी स्ट्रेन, तो क्या होता, इलोंगेशन अपॉन लेंथ, है ना, डेल्टा एल बाई एल। तो इलोंगेशन कितना हुआ अपॉन लेंथ। तो इलोंगेशन है कितना, स्ट्रेन टाइम्स लेंथ, तो यहां लिख दें इलोंगेशन, ये था एक्स था ना, उसको लिख दिए स्ट्रेन टाइम्स लेंथ। तो ये इतना एनर्जी स्टोर हुआ। अब ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ पूरा वॉल्यूम हो गया उसका, है कि नहीं, वॉल्यूम ऑफ द वायर या रॉड या जो भी है। तो ये एरिया इनटू इसको वॉल्यूम लिख दिया जाए तो यू हो गया कितना, हाफ स्ट्रेस टाइम्स स्ट्रेन टाइम्स वॉल्यूम, है ना। वॉल्यूम को नीचे ले जा रहे हैं, तो ये हो गया एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर हुआ उस वायर में या उस रॉड में, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, नीचे वॉल्यूम ले आए तो उसको स्मॉल यू से डिनोट करते हैं हम लोग, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो पर यूनिट वॉल्यूम में हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, इतना एनर्जी होता है। ये एक फॉर्मूला है ना। फॉर्मूला क्या बता रहा है कि अगर डिफॉर्मिंग फोर्स से एक रॉड को खींचा जाए, रॉड है या वायर है, तो उसके अंदर पर यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी स्टोर हो जाएगा। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉल यू इज इक्वल टू, ये कैपिटल यू था ना, एनर्जी टोटल कितना स्टोर हुआ, अपॉन में वॉल्यूम किए तो स्मॉल यू लिख दिए। तो ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन होता है। ये भी एक फॉर्मूला है, इसको भी ध्यान रखना चाहिए, है ना, पूछ देता है कभी कभी। हाफ स्ट्रेस टाइम्स स्ट्रेन, जितना स्ट्रेस उसमें डेवलप हुआ इनटू जितना स्ट्रेन डेवलप हुआ, तो ऐसे करते हैं। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अब जैसे स्प्रिंग्स का हम लोग कॉम्बिनेशन बनाते थे, सीरीज कॉम्बिनेशन है दो स्प्रिंग का या पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग से रिप्लेस कर देते थे, ऐसा करते थे ना। तो सीरीज कॉम्बिनेशन अगर हुआ दो स्प्रिंग का, तो क्या करते थे कि जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग बनाएंगे उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता था, K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 सीरीज में। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाता था, इक्विवेलेंट स्प्रिंग का बोलते थे K1 प्लस K2, है ना। तो वो काम यहाँ भी कर सकते हैं, जैसे स्प्रिंग की तरह से तो ट्रीट करना है इसको, तो भाई वही काम यहाँ भी कर सकते हैं। अब जैसे दो वायर्स हैं, है ना, ये दो वायर्स हैं और ऐसे ऐसे जोड़ दिए, है ना। लेटस से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना इतना है, लेंथ कुछ L1 L2 ले लें, Y1 Y2 कुछ ले लें, या जो भी है ना। तो अगर इसको यहाँ इतना मास हैंग करें तो ये मास
पहले तो देखो ये नेचुरल लेंथ पे था, जब ये मास यहाँ से हैंग करके छोड़ेंगे तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में आते आते कितना नीचे आएगा, अगर ये पूछा जाए। मतलब क्या हुआ, इस पूरे का इलोंगेशन कितना होगा, है ना, यही तो पूछा जा रहा है। तो क्या करें, इसको इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर देते हैं। इनका K1 K2 पता ही है, तो इक्विवेलेंट से रिप्लेस करेंगे तो नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ K इक्विवेलेंट इंटू डेल्टा एक्स, ये बैलेंस करेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए। तो डेल्टा एक्स कितना होगा, कैपिटल mg अपन K इक्विवेलेंट, यही तो होगा, इज इक्वल टू कैपिटल mg अपॉन K इक्विवेलेंट कितना, K1, या इसको ऐसे लिखते हैं, रुको, कैपिटल mg इंटू, इसको लिख सकते हैं ना, इज इक्वल टू कैपिटल mg इंटू 1 अपॉन K इक्विवेलेंट, और 1 अपॉन K इक्विवेलेंट इज 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2, नहीं स्प्रिंग सीरीज में है ना ये दोनों। तो कैपिटल mg इंटू 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2, अब K1 K2 जितना है पुट कर दिया जाए, 1 अपॉन K1 इज y1a1 बाई L, y1a ली है ना दोनों, हाँ y1a बाई L1 ऐसा कुछ जो लिखा है, प्लस y2a बाई L2, ये हो गया। तो इलोंगेशन इतना होगा, पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए और बात करते हैं। चलिए देखिए, अब मान लीजिए कि ये कोई है, ऐसा कोई रॉड है ना, स्मूथ सरफेस पे रखा है, और इसको ये एरिया के परपेंडिकुलर F4 से खींच रहे हैं, ठीक है। एरिया A है, यंग्स मॉडुलस Y है, इसका लेंथ L है, ये सब दिया है। पीछे से नहीं खींच रहे, सिर्फ आगे से खींच रहे हैं, ठीक। इसका मास कुछ है जो भी, तो क्या होगा, आगे भागेगा, ठीक है कि नहीं। इस रॉड का इलोंगेशन कितना होगा, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिख दीजिए, फाइंड इलोंगेशन इन द रॉड। तो देखिए क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो आगे खींच रहे हैं, तो इसका एक्सेलरेशन होगा इतना F/m, फोर्स अपॉन मास। पीछे खींचने वाला कोई फोर्स है नहीं, तो एक्सेलरेट करेगा ये। पीछे से अगर नहीं खींच रहे हैं, सिर्फ एक तरफ से खींच रहे हैं, तो क्या इसका लेंथ बढ़ेगा, क्या इलोंगेट करेगा या नहीं करेगा। तो इसमें करता है इलोंगेट। क्यों करता है, तो क्यों, बात तो ये है कि इसके अंदर स्ट्रेस डेवलप हुआ कि नहीं, है ना। स्ट्रेस अगर है तो स्ट्रेस विल बी इक्वल टू y टाइम्स स्ट्रेन, स्ट्रेन भी होगा, है ना, इलोंगेशन भी होगा। इसका मतलब स्ट्रेस है कि नहीं, तो टेंशन डेवलप हुआ है कि नहीं, तो इसमें टेंशन तो होता है, हर पॉइंट पे टेंशन पता कर सकते हैं कितना कितना है। बात सही है कि नहीं, सेम नहीं है हर पॉइंट का टेंशन, अलग अलग होता है। सोचो एक रॉड ऐसे खींच रहे हैं, हर पॉइंट पे टेंशन बताना हो तो बता सकते हैं ना कहाँ पर कितना टेंशन है, तो सेम तो नहीं आता है। अभी देखते हैं कितना आता है, पता करते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ से मान लो x लेंथ पीछे, इस पॉइंट पर टेंशन कितना होगा, थोड़ा वो टेंशन ही पता किया जाए पहले, फिर आगे सोचा जाएगा ना। तो यहाँ पर टेंशन अगर पता है, यहाँ P पॉइंट है कोई, तो P पॉइंट पर टेंशन कितना है, तो कैसे करते थे हम लोग, याद दिलाते हैं हम। तो इतना जो रॉड है, इतना रॉड, इसको अगर सोचा जाए, इसका FBD सोचा जाए, तो आगे का जो रॉड है इसको आगे खींच रहा है यहाँ से, तब ना ये आगे भाग रहा है साथ में। तो ये वाला रॉड इस वाले रॉड को आगे खींच के ले जा रहा है। ये फोर्स तो इस पर नहीं लगाते थे ना, न्यूटन्स लॉ अगर याद हो, ये फोर्स तो यहाँ लग रहा है, तो वो अलग है। ये रॉड इसको कोई टेंशन से खींच रहा होगा, तो यही टेंशन पता करना है, तो F इक्वल टू m में लिखा जाए। इसका मास, तो मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, इसका लेंथ कितना है L माइनस एक्स ना, ये x है तो ये L माइनस एक्स हुआ, L माइनस एक्स। मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ इंटू एक्सिलरेशन, मास इंटू एक्सिलरेशन, ये तो मास हो गया ना, तो टेंशन विल बी मास इंटू एक्सिलरेशन, कितना m बाई एल, L माइनस एक्स, और एक्सिलरेशन F बाई m, ये m कैंसिल। इतना टेंशन डेवलप हुआ है। अब ये जो टेंशन देखो x पे डिपेंड कर रहा है,
अलग अलग x पे अलग अलग वैल्यू आएगी। अब जैसे ठीक यहीं पे कोई पूछे तो मतलब x इक्वल टू 0 पे पूछे, x इक्वल टू 0 पे कितना हो गया, l बाई एल कैंसिल f, ये तो 0 पुट कर दिया, f आ जाएगा टेंशन। कोई पूछे कि नहीं ठीक बीचों बीच में बताइए, तो x इक्वल टू l बाई 2 पुट करेंगे, तो l बाई 2, l माइनस l बाई 2 l बाई 2 अपॉन में l कैंसिल f बाई 2। कोई पूछे यहाँ पर कितना टेंशन है, एंड पर, तो x इक्वल टू l लिखेंगे, तो यहाँ l लिखेंगे तो 0 हो जाएगा टेंशन, है कि नहीं? अलग अलग जगह पे अलग अलग टेंशन है। तो अब कैसे करें, पूरा में एक ही टेंशन तो है नहीं, तो स्ट्रेस अलग अलग है, अलग अलग जगह पर स्ट्रेस वेरी कर रहा है। तो अब एलिमेंट लेने वाली बात आएगी, एक बार में नहीं कर सकते अब, है ना। ऐसे तो करते थे जहां कोई फॉर्मूला अगर हम यूज करना चाहते हैं और उसका कोई क्वांटिटी वेरी कर रहा हो तो क्या करते हैं, तो एलिमेंट लेते हैं ताकि वो वेरिएशन को निग्लेक्ट किया जा सके। अब जैसे कि ये जो रॉड अभी इस क्वेश्चन में है, इसके अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग टेंशन है, ठीक है, सही बात है। लेकिन अगर इसका एक छोटा सा एलिमेंट ले लें, मान लो यहां से x चल के dx लेंथ का एलिमेंट ले लें, तो इस यहां से लेके इस dx के लेंथ तक, मतलब यहां से लेके यहां तक में इतने से दूरी में टेंशन चेंज नहीं किया, ऐसा माना जा सकता है। अगर dx टेंडिंग टू 0 है तो ये पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में यहां से यहां तक टेंशन एक ही है, ऐसा माना जा सकता है। तो एलिमेंट लेने के पीछे पर्पस तो देखो यही होता है कि जो चीज़ वैरी कर रही है उसके वेरिएशन को निग्लेक्ट किया जा सके। तो यहाँ से यहाँ तक हम वेरिएशन को निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए एलिमेंट ले लिए, छोटा सा x चल के dx लेंथ का एलिमेंट ले लिए। अब इस एलिमेंट पर फोकस कर रहे हैं, उसमें स्ट्रेस कितना है, तो x दूरी पे जो टेंशन लाए थे इतना लिख दें इसको, t इज इक्वल टू कितना है, f बाई एल इंटू एल माइनस एक्स है ना, m कैंसिल करने के बाद, तो वहां टेंशन इतना है, तो स्ट्रेस कितना हो गया, वही टेंशन अपॉन एरिया। स्ट्रेस पता है तो इस एलिमेंट के लेंथ में कितना चेंज हुआ होगा वो पता कर सकते हैं, है ना। तो देखो लिख रहे हैं हम, स्ट्रेस इज इक्वल टू y टाइम्स स्ट्रेन लिखने जा रहे हैं, ठीक है। तो स्ट्रेस वहां पे कितना है, f बाई, ये टेंशन अपॉन एरिया करना है ना, तो a इंटू एल लिख दें इंटू एल माइनस एक्स। स्ट्रेस इज इक्वल टू टेंशन अपॉन एरिया इज इक्वल टू y टाइम्स स्ट्रेन, मतलब उसके लेंथ में फ्रैक्शनल चेंज, उसके लेंथ में चेंज मान लेते हैं इतना हुआ, अपॉन इसका लेंथ था कितना dx, ये हुआ स्ट्रेन। देखो सही है कि नहीं, इसके लेंथ में फ्रैक्शनल चेंज, इसका लेंथ लिए थे कितना dx और उसमें चेंज मान लिए कुछ डेल x, ठीक है। तो ये हुआ, तो यहां से डेल x निकाल लिए, कितना आया, डेल x इज इक्वल टू, मतलब इसमें लेंथ में चेंज इज इक्वल टू, तो हो गया f अपॉन a एल वाई एल माइनस एक्स, और ये dx भी ऊपर dx, है ना। इतना आया इसके लेंथ में चेंज, और पूरे रॉड के लेंथ में कितना चेंज आया ये पता करना है। तो हर एलिमेंट के लेंथ में जो चेंज हुआ है वो पूरा जोड़ के टोटल रॉड के लेंथ में चेंज पता चलेगा। तो ये सारे जो डेल एक्स हर एलिमेंट के लेंथ में चेंजेस आए होंगे, इनको जोड़ना है, मतलब इंटीग्रेट कर देना है। तो टोटल लेंथ में चेंज डेल्टा एक्स, या इसको डेल्टा एल लिख सकते हैं, या जो भी, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करना होगा। तो क्या आया, एफ बाई ए एल वाई एल माइनस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, ये तो कांस्टेंट था ना तो बाहर ले लिए, बाकी चीज का इंटीग्रेशन कर दें। x इक्वल टू यहां से लेके x इक्वल टू 0 से लेके l तक जाना है हमको, तो x इक्वल टू 0 से l तक इंटीग्रेट कर दिया जाए तो ये आंसर हो जाएगा। तो कितना आ गया, इधर लिख दे रहे, इधर जगह है, इसके बाद इधर लिख दे रहे, फाइनली कितना आया, तो f अपॉन ए एल वाई, ये तो है ही, l इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और लिमिट 0 से l। तो अपर लिमिट जब पुट करेंगे तो ये हो गया एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 2, मतलब एल स्क्वायर बाई 2, और लोअर लिमिट पे तो 0 ही है। तो फाइनली अब और जगह कहाँ मिलेगी, यहीं लिखें, f अपॉन ए एल वाई टाइम्स एल स्क्वायर बाई 2। तो ये कैंसिल हो जाएगा, एफ एल बाई 2 ए वाई, इतना आंसर आ जाएगा।
इस पूरे रॉड के लेंथ में चेंज है कि नहीं। तो ऐसे कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ऐसा भी एक क्वेश्चन है कि ये वायर है और वर्टिकली हैंग कर दिए, नीचे से कोई ब्लॉक हैंग नहीं किए, बस इसको छत से हैंग कर दिए। इसका खुद का भी तो कोई मास होगा, तो अपने खुद के मास के वजह से भी तो कुछ इलोंगेट करेगा ये। तो वो इलोंगेशन अगर पता करना हो कितना है, तो इसका y है यंग्स मॉडुलस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a, लेंथ l और खुद का मास m है। तो अपने खुद के मास के कारण ये कितना इलोंगेट करेगा। तो अभी जो क्वेश्चन किए ना, ये वैसा ही क्वेश्चन है। क्यों? इसमें भी हर जगह पे टेंशन अलग अलग है। सोचो कि यहाँ वाले पॉइंट से इतना ही मास हैंग कर रहा है ना, जबकि यहाँ वाले पॉइंट से ज़्यादा मास हैंग कर रहा है, इतना बड़ा। तो यहाँ वाले पॉइंट पर टेंशन ज़्यादा होगा, यहाँ वाले पॉइंट पर टेंशन कम होगा, एंड सो ऑन। टेंशन पूरा अलग अलग होगा, अलग अलग जगह टेंशन वैरी कर रहा हो। जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में वैरी कर रहा था, तो जैसे वहाँ किए थे वैसे यहाँ करना होगा। टेंशन अगर वैरी कर रहा है तो पहले जनरल किसी पोजीशन पे टेंशन पता किया जाए है कितना, फिर उसके बाद एलिमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में टेंशन यूज होना है। स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई टाइम्स स्ट्रेन लिखते समय, स्ट्रेस लिखते समय टेंशन आएगा और टेंशन वैरी कर रहा है, तो एलिमेंट ऐसा लेना होगा कि जो चीज़ वैरी कर रही है उसके वेरिएशन को निग्लेक्ट किया जा सके, है ना। चलिए तो देखते हैं। पहले तो यहाँ से x ऊपर जाने पर इस पॉइंट पर टेंशन है कितना, टेंशन पता करते हैं। कैसे? तो अगर हम इसका एफबीडी बना दें इतने पार्ट का, तो टेंशन ऐसे खींच रहा है ऊपर और इसका mg नीचे की तरफ। mg है कितना? मास पर यूनिट लेंथ इंटू g। इसका लेंथ तो x है ना, तो मास पर यूनिट लेंथ इंटू g, mg हो गया। तो टेंशन यहां से आ गया इतना, है ना, x पोजीशन पर। अब क्या करें? जनरल किसी पोजीशन पे जब गए, यहां से x ऊपर गए, वहां से dx लेंथ का एक एलिमेंट लिया जाए, और एलिमेंट इसलिए ले रहे हैं कि टेंशन वैरी कर रहे हैं, तो इतना छोटा सा ले लिया जाए dx, इतना लेंथ को कंसीडर किया जाए कि टेंशन वैरी ना कर पाए, उतने देर में टेंशन हम लोग एक ही मान सकें। कितना? इतना, है ना। चलिए तो अब इसके लेंथ में चेंज कितने का आएगा, तो उसके अंदर टेंशन तो पता है इतना, तो स्ट्रेस कितना हुआ? टेंशन डेवलप्ड अपॉन एरिया। तो अब स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई टाइम्स स्ट्रेन लिखने जा रहे हैं इसके लिए, इस एलिमेंट के लिए लिखने जा रहे हैं, है ना। तो इस एलिमेंट में स्ट्रेस कितना है? T अपॉन एरिया, मतलब mg अपॉन AL XG इज इक्वल टू वाई टाइम्स स्ट्रेन। उसके लेंथ में चेंज कुछ इतना मान लें, और उसका लेंथ था इतना, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ हो गया। तो यहां से डेल x लिख दिए, है ना। अब वैसे ही कर रहे हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे। तो यहां से डेल x कितना आ गया? ये mg अपॉन ALY इंटू x dx, ये dx इधर आ गया। तो ये सब तो कांस्टेंट है ना, ऐसा आया। तो टोटल इलोंगेशन डेल्टा x कितना हुआ, इसका इंटीग्रेशन कर दिया जाए। तो mg अपॉन ALY टाइम्स इंटीग्रल x dx, 0 से l, x इक्वल टू देखो यहाँ से यहाँ तक, x इक्वल टू 0, x यहाँ से लेंथ दूरी ले रहे हैं ना, तो यहाँ से मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू l। तो डेल्टा x इज इक्वल टू mg अपॉन ALY x स्क्वायर बाई 2 l स्क्वायर बाई 2, और ये l कैंसिल, ये आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए अच्छा, तो ये हो गया। कुछ क्वेश्चंस इस तरह के किए, और करते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, देखिए
मान लीजिए कि ये कोई कंटेनर है ना, और यहाँ एक पिस्टन से इसके अंदर लिक्विड है ना, जिसका डेंसिटी पहले इतना था, रो था। अब इसको यहाँ कंप्रेस कर रहे हैं, एक पिस्टन लगा के कंप्रेस कर रहे हैं। एरिया ऑफ द पिस्टन इज ए, एफ फोर्स से कंप्रेस कर रहे हैं, मतलब एक तरह से प्रेशर इस पे अप्लाई कर रहे हैं। कितना? एफ बाई ए, इतना प्रेशर अप्लाई किए। तो जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं इसकी वजह से ये लिक्विड थोड़ा कंप्रेस हो जाएगा। तो पहले इसका डेंसिटी इतना था, कंप्रेस हो गया, मास तो उतना ही है लिक्विड का, वॉल्यूम कम हो गया। तो वॉल्यूम कम हो गया तो इसका डेंसिटी, वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कम हो गया तो डेंसिटी बढ़ गया। कोई पूछे कि डेंसिटी में कितना चेंज आएगा, वो बताइए। चलिए इस पे बात करते हैं। तो इसका बल्क मॉडुलस कुछ दिया है बीटा। अच्छा, फिर से एक बार वो इक्वेशन हम लिखते हैं। तो जो स्ट्रेस है वो इसमें P होता था ना, जो इक्वेशन लिखे थे, P इज इक्वल टू बीटा टाइम्स डेल्टा V बाई V लिखे थे, याद आ रहा है ना? हाँ, लेकिन अब थोड़ा इसको ठीक से देखा जाए और एग्जैक्टली इसको लिखा जाए तो यहाँ मुझे पहले तो डेल्टा P लिखना चाहिए, क्योंकि एडिशनल प्रेशर कितना आपने अप्लाई किया है उसकी वजह से वॉल्यूम में चेंज होगा। अब जैसे ये लिक्विड है, मान लो ये फोर्स नहीं लगाते, है ना, तो भी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो इसको पुश कर ही रहा था, तो इतना रो पहले से था। जब आपने एडिशनल फोर्स लगाया तो डेल्टा P प्रेशर में जो एडिशनल चेंज कितने का लाया वो है F बाई ए, है ना। तो एक्चुअली ये डेल्टा P होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, और एक बात कहें तो देखो, अगर प्रेशर किसी बॉडी पे लगाया जाएगा, जैसे ये डायग्राम ऐसा कुछ बनाए थे ना हम लोग, प्रेशर लगा रहे थे, याद आ रहा है? ऐसा कुछ बनाए थे ना, तो ये चीज़ लिखे थे हम लोग, लेकिन वो ऐसे ही आपको समझा रहे थे कि कॉन्सेप्ट क्या है। और एग्जैक्टली इसका फॉर्मूला देखो क्या होना चाहिए। पहले तो डेल्टा P होना चाहिए लेफ्ट साइड में, इज इक्वल टू बीटा टाइम्स डेल्टा V बाई V, ये लिखे थे हम लोग। एक यहाँ माइनस साइन और होता है, माइनस साइन भी होता है, उसका सेंस है कुछ। क्या, क्यों होता है माइनस साइन? देखो, पॉइंट ये है कि जब प्रेशर अप्लाई किया जाएगा तो ये वॉल्यूम कम होगा ना, वॉल्यूम घटेगा। और ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं ना तीनों, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस ऑफ, और तीसरा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये तीनों पॉजिटिव नंबर्स डिफाइन किए गए। तो अब प्रेशर हमने बढ़ाया है तो डेल्टा P तो पॉजिटिव है, लेकिन वॉल्यूम हो गया कम, मतलब डेल्टा V हो गया नेगेटिव, और बीटा अपने आप में पॉजिटिव क्वांटिटी डिफाइन किया गया। मतलब यहाँ -1 से जरूर मल्टीप्लाई करना, ये नेगेटिव है तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना पॉजिटिव बनेगा ये पूरा चीज इसके जैसा, LHS RHS तब ना सेम होगा। तो एग्जैक्टली फॉर्मूला देखो ये है बल्क मॉडुलस वाला। तो डेल्टा P इज इक्वल टू माइनस बीटा टाइम्स डेल्टा V बाई V होता है। या बीटा लिखना हो कितना है तो ऑब्वियसली माइनस डेल्टा P अपॉन डेल्टा V बाई V, ये चीज होता है कि नहीं। तो ये माइनस साइन का सेंस समझ में आया, क्यों लगा दिए हम, क्या मतलब होता है? ये मतलब होता है कि प्रेशर जब अप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम कम होता है, ये बढ़ा रहे हैं तो ये घटता है। तो -1 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, साइन भी दोनों तरफ सेम होगा। चलिए, अच्छा, तो ये ही फॉर्मूला यहां पे यूज करने जा रहे हैं। तो प्रेशर में जो चेंज है दैट इज F बाई ए, और प्रेशर में जो चेंज है वो माइनस ऑफ बीटा टाइम्स डेल्टा V बाई V होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम में चेंज पता चल गया, वॉल्यूम में चेंज कितना हुआ, तो डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा P, मतलब F बाई ए इंटू V अपॉन बीटा -1 आया डेल्टा V, माइनस भी उधर ले गए, वॉल्यूम में चेंज इतने का हो गया। तो कोई कहे कि डेंसिटी लिखिए फाइनली, पहले डेंसिटी कितना था, जो भी इसका मास था अपॉन इसका पहले वाला वॉल्यूम V मान लेते हैं, और नया डेंसिटी क्या हो गया, मास उतना ही अपॉन नया वॉल्यूम। नया वॉल्यूम क्या, V माइनस डेल्टा V, कुछ डेल्टा V से वॉल्यूम घट गया, तो दिस इज इक्वल टू कितना, M अपॉन V माइनस डेल्टा, अच्छा माइनस ऑफ डेल्टा V को इतना लिखेंगे ना, तो V प्लस हो जाएगा ये F बाई ए इंटू V बाई
बीटा, है ना, रो डैश। तो रो डैश कितना हुआ, m अपॉन नीचे में से v कॉमन ले लिए तो कितना आया 1/1 प्लस f अपॉन बीटा a, है कि नहीं। और ये चीज क्या है, ये चीज पहले वाला रो नहीं, m/v पहले वाला रो है, तो रो डैश कितना हुआ, रो अपॉन 1 प्लस f अपॉन बीटा a, है कि नहीं। तो नया डेंसिटी इतना हो गया, है ना, चेंज होने के बाद। चलिए अच्छा ठीक है, तो ये हो गया कुछ क्वेश्चंस हम लोग किए यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, ये सब पे। और आगे इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किया जाएगा। इस चैप्टर का भी थ्योरी शीट आपको मिलेगा और उसमें सारा कुछ लिखा, सारे डेफिनेशंस लिखे हैं और जितना स्कूल में पूछता है सब कुछ उसमें दिया हुआ है। यहाँ भी बताएंगे, बोर्ड पे भी बताएंगे, लेकिन इसका थ्योरी शीट भी आपको मिलेगा साथ में। चलिए अच्छा।